लोग होंगे उनका लीडर भी वैसा ही होगा। अगर आप एकेडमिकल स्ट्रक्चर में देखोगे, होना चाहिए स्टूडेंट शुड बी द प्रायोरिटी। ये है कि जॉब नहीं है, गलत बात है, जॉब है, आप में स्किल सेट नहीं है। स्कूल लाइफ 10वीं के बाद मुझे पढ़ाई समझ आनी बंद हो गई थी। पिताजी को फोन किया, वो कह रहे थे बच्चा कर लो। मैं कहा बच्चे तो तुम्हारे भी हैं, तुम भी खुश नहीं हो, तो ये तो स्कैम है। जीना नहीं आता, खुश नहीं हो, पी लो खुश हो जाओगे, है ना। कि यार मेरे को दोस्तों के साथ बैठ के अच्छा लगता है, वो वहां भी आ जाएगा, दोस्तों के साथ बैठना है नहीं चाहिए। ये मैंने 76वीं बाइक ली है। अरे भाई तेरे 75 बाइक में खुशी नहीं मिली, तेरे 76 में देखो लग रहा है कि तू खुश हो जाएगा, तो तू भी पागल है और तेरे को देखने वाले भी पागल है। आप जो मतलब एक बोलते ना, जैसे लोग होंगे उनका लीडर भी वैसा ही होगा। एक लीडर तो हाँ राइट, लोगों का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे टीम होता है, टीम का जो हेड होता है उसका रिफ्लेक्शन आपको टीम मेंबर में मिलेगा। और वैसे ही आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रोविंस में हो, वो प्रोविंस का जो हेड होता है, वो हेड कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होता है प्रोविंस के लोगों का। ये आप अगर बड़े स्केल में देखोगे, आई बिलीव आप समझ जाओगे चीज़ों को। एंड ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च को इस्टेब्लिश कर दिया है। वैसे ही जैसे आपने एक बहुत बड़ा पहलू पकड़ा कि यूथ खुद को किस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं, उनको वैसा ही चीज़ दिखाया जाएगा, वैसा ही चीज़ बेचा जाएगा, वैसा ही चीज़ समझाया जाएगा। हाँ, बट इट फॉर्म्स अ फीडबैक लूप। जैसे सिनेमा कहते हैं समाज का आईना है, बट इट फॉर्म्स अ फीडबैक लूप कि समाज में ये चल रहा है, सिनेमा में ये दिखाया गया, पर फिर जो नए लोग आ रहे हैं समाज में, नए जो लोग भी जुड़ रहे हैं ना, नई जनरेशन आ रही है, उसने सिनेमा में कुछ देखा, वो उसको कॉपी करेगी, तो इट गेट्स वेरी एग्जैजरेटेड। राइट, फीडबैक लूप, और कंटिन्यूअसली वो चले जा रहा है, चले जा रहा है। unless somebody has courage to break it. वो करेज भी बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि एक बातचीत हो रहा था मेरे एक्स डीजीपी उनके साथ, और मैं वहाँ बातों बातों में ये कह दिया, सर आई एम अ एक्सीडेंटल एकेडमिशियन, बट सॉरी टू से academicians are the one of the most community. Most डर इजीली जाता है, डराना बहुत इजी होता है, मुंह के ऊपर बोल ही नहीं पाएंगे, उनको पर डरा के रखा जाता है। डरा मतलब क्लर्क और एकेडमिशियन मेरे को सेम लगता है कहीं ना कहीं। तो दिस इज समथिंग आई टोल्ड हिम एंड ही एट अ पॉइंट अग्रीड। मैं ये बोला कि जो गलत होगा ना, कोई किसी को कोई, क्योंकि जो अगर आप एकेडमिकल स्ट्रक्चर में देखोगे, होना चाहिए स्टूडेंट शुड बी द प्रायोरिटी, बट है ये यू गो टू एनी ऑफ द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, 1 नंबर से लेके 100 नंबर में आप कहीं पर भी चल रहे हो, प्राइवेट गवर्नमेंट व्हाटएवर, पहला प्रायोरिटी सेल्फ अपलिफ्टमेंट ऑफ द पर्सन, सेकंड इज द ऑर्गेनाइजेशनल अपलिफ्टमेंट, थर्ड अगर समय बचा तो स्टूडेंट अपलिफ्टमेंट। स्टूडेंट इज द लीस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ये जो अंदर से चीज़ों को समझेगा, और आई बिलीव ये कनेक्ट भी हो जाएंगे। अब फंडा ये होता है, अब स्टूडेंट को सिलेबस से बियॉन्ड अब समझा नहीं रहा, और सिलेबस भी जो है, हम इंडस्ट्री बहुत डायनामिक है, आप इंडस्ट्री में रहे हो, आप खुद जानते हो, बहुत डायनामिक है। सिलेबस आज भी वही चीज़ होता है, बहुत सारे जॉनर्स में, जो आज से लेके 5-7 साल या 10 साल पहले आउटडेटेड हो चुका है। राइट, तो अब बच्चों को भी, अब बच्चे बोलते हैं, व्हेन आई वाज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, तो बच्चे बोलते थे, सर जानते हो सर, मार्केट में जॉब नहीं है, प्लेसमेंट्स का मैटर है। देन द सेम स्टोरी आई हर्ड इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वाज इन अ डिफरेंट रोल, एकेडमी, मतलब आई वाज अ फैकल्टी एज वेल एज आई वाज हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट रोल। तो बच्चे का बोलना वही सेम टाइप है, तब बच्चों को बोला, बॉस मैटर ना ये है कि जॉब नहीं है, गलत बात है, जॉब है, आप में स्किल सेट नहीं है, जॉब है, लोगों को स्किल सेट चाहिए, आपके अंदर क्या है। आप बोलते हो आपको प्लेसमेंट चाहिए 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, ठीक है, आपको 25 लाख का प्लेसमेंट मिलेगा, क्या आप वो कंपनी को 2.5 करोड़ दे पाओगे? वो पहले क्वेश्चन को आंसर दो, आप में वो कैलिबर है, पहले वो इंट्रोस्पेक्ट करो। आप खुद को एक सीईओ मान लो,
आप इंटरव्यू में बैठे हो, मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे आप साल का 12 लाख का या 25 लाख का पैकेज दो, आप मेरे को कब दोगे? सो अब ये जो रियलिटीज़ है इसके साथ हम उतना कनेक्ट नहीं करवा रहे हैं। अब खाली ही पैसा के पीछे अगर कनेक्ट करवाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। पहले उसको स्किल सेट के साथ, इसलिए मैं वो जो टर्मिनोलॉजी आपको बोला स्किल सेट बहुत है। अब स्किल सेट भी कहाँ से आता है? स्किल सेट भी कहीं ना कहीं आपका, आप जब खुद को इंट्रोस्पेक्ट करोगे आपको पता चलेगा स्किल सेट के बारे में। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप रामायण सुने होंगे, हनुमान जी को अपना पावर के बारे में पता नहीं था, बाद में जाके पता चला। मैं एक्चुअली यहाँ पे टैलेंट और स्किल में डिफरेंशिएट करता हूँ। ओके। टैलेंट वो है कि भाई जिसके साथ आप पैदा हुए हो आपको पता ही नहीं है कि वो आपका क्या टैलेंट है। स्किल सेट एक्वायर्ड है, जैसे मैं आजकल ड्राइंग सीख रहा हूँ तो वो एक स्किल है जो मैं प्रैक्टिस करके एक्वायर कर सकता हूँ, ये मेरा मानना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको चीज़ बताता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल आपके अंदर टैलेंट कौन सा है? फॉर एन एग्जाम्पल टैलेंट क्या है मेरे अंदर, ये आप बता दोगे तो मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा। ये मेरी स्ट्रगल रही है, मुझे पता नहीं बचपन से कभी भी कोई भी जिस चीज को आप मानते हो, टैलेंटेड आप खुद को टैलेंट मानते हो, कोई भी एक चीज, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाना, नहीं जीव जानवर के साथ कनेक्ट होना, खाना बनाना, नहीं, गाड़ी चलाना, मैंने आज तक कभी टैलेंट अपना वो नहीं है। कई लोग मुझे ये कहते हैं, एक टैलेंट आप बताइए आप मेरे को। लोग मुझे कहते हैं कि आप अच्छे ऑरेटर हो, पर दैट्स अ स्किल सेट व्हिच आई हैव एक्वायर्ड। मैं उसको भी टैलेंट नहीं मानूंगा। मेरा टैलेंट, मैं ये कहूंगा कि क्यूरियोसिटी आप कह लो, ये टैलेंट है। क्यूरियोसिटी इज आल्सो अ स्किल सेट। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन करना, अब वो मैंने एक्वायर नहीं किया, वो तो बचपन से मैं था। मैं यहाँ पर आपको रोहित जी सिर्फ बता रहा हूँ, टैलेंट स्किल सेट का ही एक सिनोनिम है। आप अगर इसको थोड़ा सा, तो ये मैं जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा टैलेंट है कि मैं कोई भी लोग के साथ मिक्सअप हो जाता हूँ, जलप हो जाता हूँ, ये एक स्किल सेट है, टैलेंट भी है। अब टैलेंट कैसे है? ये मेरा फैमिली से आया। मैं किसी फैमिली में किसी को अपना मेंटर माना हूँ, जिन्होंने मेरे को बड़ा किया, उनमें ये चीज़ देखा, मैं बचपन से ये चीज़ को देखा समझा, ठीक है। और वो चीज़ आस्ते आस्ते, आप जैसे बताया ना, किसी को आप खुद आइडल मान लेते हो तो उसका कुछ चीज़ें आप ग्रैब कर लेते हो सबकॉन्शियसली। ये एक स्किल ही ना है, टैलेंट भी है, स्किल ही ना है। अब किसी का टैलेंट है खाना बहुत मस्त बनाता है, हाँ वेरी गुड, वो तो उसका स्किल सेट भी है। हो सकता है वो एक्वायर किया है, हो सकता है उसको इनहेरिट किया है। हाँ, अगर इनहेरिट किया तो मैं उसको टैलेंट, फिर उसको एनहांस भी किया है, हाँ वो अलग बात, प्रैक्टिस के थ्रू, फॉर श्योर, राइट। कोई पेंटर, किसी को बचपन से होता है, कोई सीखता है, पर एंड ऑफ द डे अगर सिंगल टर्म में उसको रखोगे, वो स्किल ही ना है, चाहे आप उसको इनहेरिट किए हो या उसे आप लर्न किए। समझ गए, तो ठीक है, मेरा वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एब्सोल्युटली। सो एनीहाउ, बट फंडा ये है, एंड ऑफ द डे बंदा के लिए वो स्किल हो या टैलेंट हो, वो उसके साथ अगर वो एक बोलते ना कि पर्पस के साथ ड्रिवन हो और उसके बाद उसको प्रोफेशन बना रहा है, स्किल टैलेंट पर्पस ड्रिवन प्रोफेशन बना रहा है, तो वो हैप्पी रहेगा। क्या ये आप मानते हो? हैप्पी रहेगा, मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हैप्पीनेस की वो बढ़ जाएगी। ओके, राइट, अग्रीड, है ना। ये जो आप बताया प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो इमोशनली सफर नहीं करेगा ना भाई। अगर आप गोल हो और आप चकोर में अपने आप को फिट करने में लगे हो, तो वो आप कभी फिट होगे नहीं, you'll always feel misfit, वो आपको इमोशनली सफरिंग कॉज करेगा, है ना। ये यही है। और हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है कि ना आप फिजिकली सफ़र कर रहे हो, ना इमोशनली, ना एग्जिस्टेंशियली, राइट। तो बिकॉज हैप्पीनेस इज एब्सेंस ऑफ सफरिंग। अब रवि जी थोड़ा घूमते फिरते एक प्रश्न में आते हैं, हाउ मेनी टीम मेंबर्स यू हैव हियर? हमारे पास करीब 60 लोग हैं। एंड ऑल आर रेगुलर? हाँ, सभी ये 60 लोग हुए हैं जो हम एम्प्लॉयड हैं, ऑन पेरोल हैं, सिवाय मैं और शिवानी, हम दो को फाउंडर हैं, हम सैलरी नहीं लेते। एंड जो इसके अलावा हमारे पास वॉलंटियर्स आते हैं जो एनरिचमेंट में, एनिमल एनरिचमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप जब किसी मेंबर को अपनी इस फैमिली में, आप इसको फैमिली मानते होंगे, आई बिलीव सो। आई वोंट से दैट कि नहीं फैमिली तो नहीं कहूँगा मैं। ओके, व्हाट यू थिंक इट एज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके
रखता हूँ। इसके पीछे का कारण थोड़ा समझ सकता हूँ, व्हाई यू मेंटेन और एनी पर्सन शुड मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड अ फैमिली। देखिए फैमिली में क्या है कि आपकी किसी के साथ हो सकता है थोड़ी लीनिंग ज़्यादा हो, किसी से ज़्यादा बनती हो, किसी से आपकी ना बनती हो, फैमिली में वो चल जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन एज अ लीडर आपके बायसेस हों, आपकी प्रेफरेंसेस हों कि अरे यार ये इसके साथ उठता बैठता ज़्यादा है, मेरे साथ कम, दैट क्रिएट्स अ डिसहार्मनी। तो इसलिए मैं एक डिस्टेंस लेके चलता हूँ कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में दोस्ती यारी नहीं करनी। अग्रीड। फ्रेंड्स इंसान को चाहिए पर वो काम से बाहर, बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं कर सकता, पर एज अ लीडर मैं वो नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि बैलेंस alone at मेंटेन the करने top, के लिए, यस, वो वाली बात है। इट्स अ ग्रेट लर्निंग। नेक्स्ट पार्ट इज, आप जब किसी को भी ऑनबोर्ड करते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, व्हाट आर द मेन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स यू लुक इनटू? देखिए दो तरह के, अगर उनको डायरेक्ट एनिमल्स के साथ काम करना है तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हाउ आर दे बिहेविंग विद एनिमल्स, मतलब उनका रवैया क्या है, क्या वो महसूस करते हैं पशुओं के प्रति या नहीं। ये उसके अलावा जो बाकी जैसे मीडिया में आ रहा है, कम्युनिकेशन में है, या मैनेजेरियल रोल्स जो हैं हमारे, वो होता है कि वो कॉज में कितना बिलीव करते हैं। कॉज में बिलीव करते हो, बाकी स्किल्स तो एक्वायर हो जाते हैं। एंड वी डोंट नीड पीपल जो पैसे के लिए काम कर रहे हो, सैलरी चाहिए भाई, घर तो किसी को चलाना है, पर उनका प्राइमरी मुद्दा ये है कि यार मुझे ना, मैं पशुओं की मदद करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ और मुझे कोई ऐसा रोल मिल जाए। अब यहाँ पे पशुओं की मदद करने के अलग अलग तरीके हैं। आप कैमरा चलाते हो तब भी आप पशुओं की मदद करते हो, क्योंकि हम अवेयरनेस करते हैं कितने लोग शाकाहारी हो जाते हैं, डॉग अडॉप्ट करते हैं, वीगन हो जाते हैं। आप एडिट करते हो, है ना, यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, या आप डॉक्टर, है ना। तो इस तरह अलग अलग स्किल सेट बेस्ड। और वो आप, लेकिन सबकी डायरेक्शन एक ही है कि अंततः सफरिंग कम करनी है। और वो आप इंस्टेंट कैसे समझ जाते हो व्हेन यू टेक द इंटरव्यू और व्हेन यू हैव इंटरेक्शन? क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद हम 3 महीने का एक वर्क एक्सचेंज पीरियड करते हैं जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती। आप सिर्फ आते हो, यहाँ पे काम करते हो, आपका रहना खाना हम कवर करते हैं। तो 3 महीने में आप थोड़ा समझ जाते हो, और 3 महीने के बाद आपको लगता है कि व्यक्ति वर्थ इट है तो आप कंटिन्यू करते हो, नहीं तो आप कहते हो कि नहीं हो पाएगा। सो अगर कोई भी यूथ ये देख रहा है और किसी को आपके यहाँ पर, कैन वी टर्म इट एज अ इंटर्नशिप और ओजेटी? इंटर्नशिप तो नहीं कह सकते, क्योंकि इंटर्नशिप में क्या है कि आपकी एक एक्सपेक्टेशन है कि आपको कोई काम सिखाएगा। ओके। तो हम तो डायरेक्ट यही है कि ऑन जॉब आपकी लर्निंग होगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोल सकते हैं एक तरीके से। ऑन जॉब लर्निंग ही है खुद Learning. आपका, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, मतलब हमारे यहाँ 60 लोग जरूर हैं पर डिपार्टमेंट भी 7 हैं। तो है ना, हर जगह कहीं 10 लोग हैं, कहीं 15, कहीं 5 ही हैं। तो जरूरी नहीं कि आपके पास कोई एक ही बंदा, सोचो कोई एक बंदा, कोई देखने वाला कोई भी एक बंदा आपके यहाँ आना चाहे, अप्लाई करना चाहे, वो बंदा का एज ग्रुप है कहीं सोच लीजिए 16 से लेके 29-30 तक, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, वो बंदा अगर यहाँ ज्वाइन करना चाहे, आपके पास काम करना चाहे, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? हमारी वेबसाइट पे जाए, पहले एज अ वॉलंटियर आए। अगर वो 23 से नीचे है तो चांसेस कम है कि उसको हम अप्रूव करेंगे। मेरा ये अनुभव रहा है, 23 से नीचे वाले जो हैं उनकी यहाँ पे बात नहीं बनती है ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ वॉलंटियर आए, एज वॉलंटियर आए, वहीं पे उनको हर तीसरे रूल के नीचे लिख जाएगा कि अगर आप रूल नहीं फॉलो कर सकते मत आओ, बोर हो जाते हो मत आओ, है ना, गांव के वातावरण में नहीं रह सकते, आपको नाइट लाइफ चाहिए, ये वो सहूलियत चाहिए, मत आओ। तो वो सब उस तरह से फिल्टर होके कोई आता है। वॉलंटियर में भी जो टिक जाते हैं वॉलंटियर, उसके बाद अगर वो हमारे पास कोई पोजीशन है जो उनके स्किल सेट और इंटरेस्ट से मैच करती है, तो फिर वो वर्क एक्सचेंज शुरू राइट। अभी जैसे फिलहाल हमारे यहाँ एक आई है वीडियो एडिटर, एक हमारे जा रहे हैं, तो वो आई हैं, वो अब इस समय एज वर्क एक्सचेंज कर रही हैं। राइट। और इस जगह जो एनर्जी है, हर जगह का एक एनर्जी होता है, वाइब्रेशन होता है। आप अपने शब्दों से थोड़ा इस एनर्जी के बारे में बताओगे? अब मैं कैसे बताऊँ, ये तो देखिए जो अनुभव करेगा आप बताओ। मैं यहाँ आया हूँ 3 बजे और अभी बज रहा है 7, नहीं आई बिलीव, हाँ 7। तो ये 4 घंटे में मेरा जो
अनुभव रहा है दैट इज़ वेरी पीसफुल, राइट, नो डाउट अबाउट इट, वेरी ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। आप यहाँ अपना लाइफ दिए हो, पूरा जगह को स्क्रैच से बिल्ड किए हो, आपने इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने इस एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, तो मैं वो चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा जो बनाने का फोकस था यहाँ पे, जो मुझे था, मेरे को ये था कि यहाँ पे ब्यूटी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि है क्या, सफरिंग बहुत है यहाँ पे। पशु आते हैं, भाई किसी गाय पे एसिड डाल दिया, बैल को जला दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले तो क्लिनिक यहीं पे था, अब हॉस्पिटल 1 किलोमीटर दूर है। तो सफरिंग बहुत है, ब्यूटी होनी चाहिए, तभी लोग जो यहाँ पे आएंगे उसको पचा पाएंगे सफरिंग को, राइट, अदरवाइज वो टिक ही नहीं पाएंगे। तो मेरा ये फोकस था। दूसरा, मुझे चीज़ें जंगली पसंद है, निजी तौर पे, कि भाई जहाँ तहाँ चीज़ें उग रही हों, है ना, जितना हो सके ज़मीन हमेशा पत्तों से ढकी हो। अगर मेंढक हैं, कीड़े हैं, उनकी आवाज़ आ रही है, मुझे अच्छा लगता है, पक्षी हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं ये कहूँगा कि मुझे ये घर लगता है, मतलब घर है मेरा ये, क्योंकि घर वो होता है ना जहाँ पहुँच के आपको कहीं और भागने की इच्छा ना रह जाए। ये वो जगह है मेरे लिए। अग्रीड, अग्रीड। और अगर कोई कहीं पर भी जो भी सुन रहा है, अपने वहाँ पर ऐसे पशुओं को जो हमारे अगल बगल रहते हैं, इनके लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, छोटे स्केल में, बड़े स्केल में, जिसका जितना पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसके पास जितना रिसोर्सेज हो पाए या जितना मैन पावर जो भी बन पाए, वो कैसे शुरुआत कर सकता है ऐसे टाइप पीपल फार्म जैसे अपना एक पूरा एक इकोसिस्टम बनाया है? देखिए, शुरुआत तो आप फीडिंग से कर सकते हैं, है ना। मैं हर किसी की बात करता हूँ, सिंपल है। अगर आप बहुत ही व्यस्त है, हर कोई, किसी की स्टूडेंट लाइफ है, कोई पैसा कमा रहा है, वो इत्यादि, आपके समय नहीं है, आप घर के बाहर पायदान रख दो, सर्दियों में कुत्ता आके उस पर सो जाए, आप इतना कर दो, वो भी सही है। आप आसपास पशुओं को फीड कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके आसपास, घर के आसपास कोई एनिमल रेस्क्यू है, अगर आप तो चैट जीपीटी से पूछ लो, गूगल पे सर्च कर लो, निकल आएगा। उनसे कोई पशु फॉस्टर कर सकते हो। जैसे क्या है, हर कोई ओवर कैपेसिटी होता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ 70 की कैपेसिटी है, 90 है, तो आप उनसे एक पशु ले आओ, घर पे रख लो, जिसको एडप्ट बोलते हैं, फॉस्टरिंग। उसका मतलब टेम्पोरेरली आप रख रहे हो। अच्छा। कोई पशु है जिसकी काफी हद तक हीलिंग हो गई है, अब थोड़ा सा घाव बचा है, तो बीटाडीन लगानी है रोज, थोड़ा सा आपने क्रीम लगानी है, वो आप घर पे ले आके कर सकते हो, वो आपको समझा देंगे। वहां पे वो किसी सीरियस केस को ला सकते हैं। फॉस्टरिंग, है ना, आपको एनिमल हैंडलिंग आ जाएगी, आप उन्हीं से फर्स्ट एड सीख लो। फर्स्ट एड सीख लिया, आप कह रहे हो मुझे यही करना है, आप अपना नंबर पॉपुलराइज कर दो, लोग आपको फोन करेंगे, यहाँ पे पशु है, चोट लगी हुई है, तो आप चोटिल पशुओं की जाके वहाँ मौके पे इलाज कर दो। बड़े सारे घाव हैं कि मौके पे अगर एंटीबायोटिक से क्लीन हो जाए, ऊपर, है ना, एंटीबायोटिक क्रीम लग जाए, तो मैगेट वुंड नहीं बनेगा, ज्यादा वर्स नहीं होगा। तो आप इसको ट्रीट ऑन स्ट्रीट हम कहते हैं। गली में गए, जहाँ पे कोई केयर टेकर है, केयर टेकर ने आपको इन्फॉर्म किया, वो ध्यान रखता रहेगा, आप जाके इलाज कर दो, यहाँ से शुरू करो। आपका थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। देखिए, फाइनेंसेस बहुत मैटर करते हैं, लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है यार जो सीरियस केस है ना, जिसका सड़क पे इलाज नहीं हो सकता, जिसका पैर टूटा हुआ है, अब मैं उसको रिकवरी स्पेस खोल लेता हूँ। आपने एक कमरा ले लिया, वहाँ रिकवरी शुरू कर दी, आपको पशु मिला, आप डॉक्टर पे ले गए, डॉक्टर ने आपको ट्रीटमेंट बता दिया, घर में आप कंटिन्यू तो खुद ही कर सकते हो वो इलाज, इतना सीख ही जाते हो रेस्क्यू से जाके। उसके बाद अगर भगवान ने चाहा, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो रिकवरी सेंटर के बाद आप अपना क्लिनिक खोल लो, अपना एक डॉक्टर पैरावेट खुद का। बेसिकली डोनेशन सिस्टम में ये चीज को, डोनेशन है, हो सकता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट है वो। मैं टेक्निकली फाइनेंशियल इकोसिस्टम को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को, देखिए भाई, आपकी जितनी चादर आप उतना ही पैर पसारोगे, है ना। इंटेंशंस चाहिए, पर उस इंटेंशन को एग्जीक्यूट करने के लिए स्किल के साथ रिसोर्स भी तो चाहिए। आई एग्री, कंप्लीटली एग्री। और आपको ये ऐसा सपोर्ट मिला या कितना स्ट्रगल करना पड़ा इसके लिए? देखिए, मैंने तो एक टेक कंपनी अपनी एग्जिट करी थी ना यूएस में, तो मैं थोड़ा सॉर्टेड था। राइट। तो और फिर उसके बाद जब मैं इंडिया आया, मैं भटक रहा था। वन ऑफ माय गोल्स वाज कि भाई मुझे अपना एक फार्म हाउस बनाना है। पहले जब पीपल फार्म वगैरह का आइडिया नहीं था, तो मेरे पास पैसे सेव थे। फिर उसके बाद जब मैं लॉरेन के साथ काम करना शुरू किया, दिल्ली में स्ट्रे डॉग स्टरलाइजेशन शुरू करी, जब फिर पीपल फार्म का आइडिया आया, क्योंकि मैंने कुछ लिमिटेशंस देखी, वहां से सोचा क्या किया जाए, पीपल फार्म का आइडिया आया,
तो पीपल फार्म का आइडिया और जो मेरा पर्सनल था फार्म हाउस, वो कोइंसाइड करके आइडियाज पैसे थे ही जमा किए, तो ये जगह लिमिटेशंस क्या देखे दिल्ली में? दिल्ली में लिमिटेशन नहीं, एनिमल वेलफेयर काम में लिमिटेशन है। देखिए कि सफरिंग जो है ना वो तो थोक के भाव है, बहुत 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 सफरिंग है। उसमें आप एक 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 एनिमल करके कितने की सफरिंग कम कर लोगे। मैं नहीं कह रहा कि वो उसको ट्रिवियल नहीं बता रहा मैं, भाई जो एक पशु है वो तो इंडिविजुअल तौर पे पेन फील कर रहे हैं, आप एक की भी मदद कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, पर मेरे लिए वो इनफ नहीं था। तो मुझे था कि लास्टिंग चेंज तब आएगा जब लोगों की सोच बदलेगी पशुओं के प्रति। तो वन दैट इज ओनली वे टू ब्रिंग अ लास्टिंग चेंज। नहीं तो रोज लोग पी गाड़ी चला रहे हैं, कुत्तों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, आप एक एक करके कितने कुत्तों की मदद करोगे। लेकिन लोग समझेंगे नहीं यार, शराब पी के गाड़ी चलाएंगे कुत्ते मरते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गाय मरती है, शराब पी के गाड़ी चलाना वैसे ही गलत है, पर आप मेरा एग्जाम्पल समझिए, तब चीजें बदलेंगी। वन सेकेंड, हम चलो लोगों की सोच भी बदलना शुरू करते हैं, हम पशुओं की भी मदद करें, एक व्यक्ति कितना कर लेगा। तो हमें औरों को भी इंस्पायर करना है कि ये काम करें। अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, ये वो, अच्छा बिजनेसमैन, पैसा, वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत हैं, सक्सेसफुल लोग बहुत हैं दुनिया में, कंपैशनेट लोगों की कमी है। तो औरों को हमें इंस्पायर करना है जिनकी स्थिति उन्हें अलाउ करती है। ऐसा तो नहीं है ना कि भारत में सभी भूखे नंगे हैं, है ना, सबके पास पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए खाना है। यस सिटी में रह रहे हैं, उनका दबा के वैसा है। यस आई है ना, मरे से मरे मिडिल क्लास आदमी के पास 1 करोड़ का फ्लैट है। तो भाई पैसा है, तुम्हारा दादा बाप को देगा, तुम्हारा बाप तुम्हें दे जाएगा, तुम बच्चे को दे जाओगे। अरे पैसा का यूटिलाइजेशन कर लो। व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोर्ड टाइम। राइट, अग्रीड। यूज दैट वेल्थ टू डू गुड। लोगों को ये इंस्पायर करना, तो ही हमने इस जगह का नाम पीपल फार्म, वन ऑफ द रीजन पीपल फार्म इसीलिए जगह का नाम कि भाई पीपल का पेड़ है, बड़ा होता है, जितना भी बड़ा हो जाए एक दायरे में ही रहेगा ना, लेकिन उसका फ्रूट कोई बर्ड ले जाके कहीं और गिरेगा, वहां पे एक और पेड़ निकलेगा। उसका जो बताया, इट इज स्प्रेडिंग इट्स होल वेल्थ बोल सकते हो, या उसका जितना क्या बोले, अपना बीइंग कोई स्प्रेड कर रहा है। राइट, वो जो इसका एग्जिस्टेंस कोई उसके बीच के अंदर पूरा है ना उसका। आई एग्री पूरा चीज। फाइनल क्वेश्चन जो मेरा दिल बहुत जानने को चाह रहा है, आई बिलीव यू डिड बीटेक राइट? नहीं, बीएससी कंप्यूटर साइंस जनरल। ग्रेट। अब मैं थोड़ा सा ना आपका एजुकेशनल जर्नी जान लूं, थोड़ा सा स्कूल लाइफ 10वीं के बाद मुझे पढ़ाई समझ आनी बंद हो गई थी। ओके। पर किसी तरह धक्के मार मार के 11वीं 12वीं मैंने कर ली पास। उसके बाद पिताजी ने कहा कि भाई इंजीनियरिंग करो, जो कि मैंने कहा कि भाई मेरे बस की तो इंजीनियरिंग नहीं, मुझे नहीं करनी इंजीनियरिंग। तो मैं तो 10वीं के बाद कह रहा था मुझे दुकान खोल दो, और वो चाहते कि भाई एटलीस्ट 12th कर लो। उसके बाद फिर जगह जगह पे ये है कॉलेज तो कर लो, कॉलेज कर लो। मैंने कहा कि यार मेरे को तो नहीं करना। वो कह रहे भाई कॉलेज कर ले, उसके बाद मतलब एक डिग्री तो आ जाएगी ना हाथ में, उसके बाद तुम मत करो आगे, एक दरवाजा खुल जाएगा। साइंस भी उन्होंने यही कह के मुझे कहा था 11th में कि साइंस ले लो, बाद में तुमने आर्टिस्ट बनना है बन जाना, ऑप्शन जो है दरवाजा खुल जाएगा। मुझे उनकी ये बात वो लगी, ठीक लगी। तो कॉलेज में नहीं जाता था, हमारा ऐसे ही था शिवाजी कॉलेज, मतलब दिल्ली में। हाँ दिल्ली में ही, घर के पास ही था, वहाँ जाना नहीं पड़ता था मुझे। मैं तो कॉलेज जाता था अपना सीडीज वगैरह बेचने। मैं स्टार्टिंग से बिजनेस वाला सीन था आपके दिमाग में। हाँ भाई पैसा तो आपको चाहिए, है ना। और बिजनेस आजादी पसंद था मैं, और आपके पास अपनी आजादी तभी है जब आपके पास पैसा अपना है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो टर्म मैंने बहुत बाद में सीखी। भाई मेरे पास अपना पैसा होगा तो मैं किसी का पूछना नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। ठीक, ये ऐसा था कि अपना पैसा जहां मर्जी खर्च हो। राइट। सो कॉलेज हो गया, बीएससी हो गया, उसके बाद बीएससी के दौरान ही मैं क्या कर रहा था कि क्योंकि इंटरनेट 97 में जब मैं 12th में था तभी इंटरनेट इंडिया में आ गया था, उसके इन्फेंसी में था। तो कॉलेज फर्स्ट ईयर से ही मैं इंटरनेट पे ही चीजें मैंने करनी शुरू कर दी थी। अब इंटरनेट जो है, अकाउंट्स जो है वो बड़े महंगे होते थे और बड़ी मुश्किल से मिलते थे। तो इस चक्कर में मैंने हैकिंग शुरू करी। अब हैकिंग शुरू करी, जिस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो था इसमें, उसने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा कि यार, पकड़ ऐसे लिया, उसको समझ में आ गया, कहता यार तूने मेरा अकाउंट चुराया है ना। मैंने कहा हाँ। अब हैकर था मैं, लेकिन झूठ नहीं बोलता, एथिकल हैकर। तो उसने कहता मिलते हैं।
मैं ठीक है। वो मिला मुझे, उसने मुझे बताया, कह रहा कि यार तेरे पास स्किल है, मतलब तू प्रोग्रामिंग वगैरह है, इससे वेबसाइट्स बनती हैं, ये होता है वो होता है, तो इसको तू अच्छे उसके लिए मतलब पैसा कमाने के लिए ये कौन यूज से कर टाइम सकता का है। ईयर? 97 98 की बात Okay, कर रहा हूँ। okay, okay. 98 हम्म 97 में कॉलेज का फर्स्ट साल था, तो 97 98 मैंने कहा अच्छा, तो मैंने चीजें सीखनी शुरू कर दी। तब एक वेबसाइट होती थी टी जॉब्स करके, टेली कम्यूटिंग जॉब्स, जिसे आज हम कहते हैं ना आउटसोर्सिंग या वर्क फ्रॉम होम, तो टेली कम्यूटिंग वर्ड था, टी जॉब्स करके। मैंने तो वहां डाल दिया, मैंने कहा भाई मुझे ये आता है, कोई पैसा देगा तो मैं ये कर दूंगा। तो मुझे एक लड़की मिली, उसने बताया कि आउटसोर्सिंग के बारे में, कि भाई अमेरिका से लोग यहाँ काम भेजते हैं, तुम वो करके दो और उसके बदले डॉलर आता है। मैंने कहा यार व्हाट अ कॉन्सेप्ट, ये तो एंटीने बेचने और सीढ़ियां बेचने से कॉलेज से तो बेटर है, लेवल अप। तो मैंने कहा ये करना शुरू करते हैं, ये करना शुरू किया। तो अब इसके लिए लोगों को आप मेल भेजना पड़ता था, है कि भाई मैं ये हूँ, ऐसे ऐसे काम है आपके पास। एक अपने क्लाइंट से फॉलो अप कर रहा था मैं। ये बात है, अब कॉलेज मेरा खत्म हो गया था 2000, मैं प्रॉपर फ्रीलांसर था। तो 2001 में मैं फॉलो अप कर रहा था किसी से, तो वो मेरी जो मेल है उसमें मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, BRINT की जगह BRINK लिख दिया। Okay. तो ये मेरी मेल पहुंची ट्यूसॉन एरिजोना में, एक डैनी करके फिल्म मेकर था। तो डैनी ने कहा कि भाई देख, मुझे नहीं पता कि तू ये ईमेल किसे भेज रहा है, पर मेरे पास तेरे लिए काम है और तू करेगा ना, तो मैं देखूंगा $20 घंटे के 2001 में। मैंने कहा यार देख, $20 ले तो जो मुझे नहीं आता ना, मैं वो भी सीख के कर दूंगा। ये केविन स्पेसी का दोस्त था, केविन स्पेसी जो एक्टर है। तो यहाँ से डैनी के साथ काम करना शुरू किया। 2 साल हो गए और टाइम डिफरेंस था, मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, तो मतलब वो कुछ कहता था तो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आता था। गुस्से में उस दिन उसने एक बार कहा ईट शिट मैन, मैंने कहा वाई सर, लेकिन मैं लिटरली ले लिया भाई, तो उसने कहा कि तू यार यहाँ आ जा। मैंने कहा देख भाई, मुझे नहीं पता, मैं कोई IIT का थोड़ा ना हूँ, मुझे क्या पता अमेरिका कैसे जाते हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एरिजोना और अमेज़न अलग अलग जगहें हैं। मुझे तो लगा मैं जा रहा हूँ रेन फॉरेस्ट। मैं कहा तू वीजा वगैरह करवा दे मेरा, मैं आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, उसने वीजा वगैरह करवा दिया। तो मैं और शिवानी भाई हम पहुंच गए। That time you were married? हाँ, हम शादी हमने कर ली थी 2002 में। Okay, okay. तो ऐसे ये मेरी एजुकेशन का तो कोई वो ही नहीं रहा ना। मैं तो आपको टाइम ने सिखा दिया। जब वीजा की बात आई ना, अब जब वीजा लगना था तो उन्होंने कहा कि 16 साल की एजुकेशन चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, वो इमिग्रेशन वाला सीन जो होता है। तो 15 साल की एजुकेशन होगी, ग्रेजुएशन मिला के। करेक्ट। और 3 साल का जो एक्सपीरियंस काउंट हुआ वो 1 ईयर का, 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो दैट काउंट्स एज 1 ईयर ऑफ एजुकेशन। सो 12 + 3 + 1। 12 + 3 + 1। तो पिताजी की बात मान के अच्छा ग्रेजुएशन कर रखी थी, वो ठप्पा था, तो वीजा मिला। अब वो ना होता तो फंस जाते। और कॉलेज तो मेरे को जाना पसंद फंस जाते, वो इमिग्रेशन चेक वाला ठप्पा लग जाता आपका। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड H1B लगता ही नहीं, लगता नहीं, राइट, वो H1B नहीं लगता, राइट। मतलब एक चीज है, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। देखिए मेरी तो मैं लाइफ ऐसे ही रही है कि जैसे भगवान उंगली पकड़ के चला रहे हो, है ना। तो ये तो मैं कहता हूँ ना कि तभी मैं किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकता। मेरी किताब में भी मैं लिखा कि ये कहानी वो नहीं है कि मैंने क्या किया, मैं आपको बताऊंगा मेरे साथ हुआ क्या। अब आप वो राइट पर्सन राइट टाइम पे ना मिलता, या हमारे घर में बचपन से कंप्यूटर ना होता क्योंकि पिताजी साइंटिस्ट थे, तो ये सब कुछ कहाँ होता। कितने लोगों के घर कंप्यूटर था ना उस समय, जब मैं 6ठी में था 91 में हमारे घर में कंप्यूटर था। ब्लेस्ड, है ना, राइट। तो आई मीन एवरीथिंग लाइंड अप, एवरीथिंग। एक चीज रॉबिन जी, आप मानते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, पूछूंगा भाई। बहुत समय बहुत फैसिलिटीज हमारे अगल बगल रहता है, बट हम क्या करते हैं, वी जस्ट कीप ऑन कंप्लेनिंग कि हमारे पास क्या नहीं है। हम वो नहीं देख पाते हैं कि क्या है। हाँ, ये है, लोगों में है ऐसा कि मेरे पास ये है, वो देखने की जगह मेरे पास क्या नहीं है वो लेके हम सोच रहे हैं। करेक्ट। बट टू वेरी ऑनेस्ट, हम जहाँ पर, आप जहाँ हो या मैं जहाँ हूँ या बाकी कोई भी जो सुन रहे जो जहाँ है, हम अगर सही से ऑब्जर्व करें ना, आप बुद्धास फिलोसफी में बिलीव करते हो, बुद्धास फिलोसफी में बिलीव करते हो तो विपासना सुने ही होंगे डेफिनेटली। प्रेजेंट में रहो, और प्रेजेंट माइक्रोस्कोपिक होता है। हम फ्यूचर और पास्ट इसमें फंस जाते हैं, क्या था, क्या हुआ था और क्या होने वाला है, क्या है वो। तो
तो जनरली व्हाट हैपेंस इस चक्कर में ना, जो प्रेजेंट है, जो हमारे पास एग्जिस्टेंट जो है फैसिलिटीज, हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। मैं सब नहीं बोलूँगा बट मेजॉरिटी होता है, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट को ऑब्जर्व नहीं करते, जो है उसको सेलिब्रेट नहीं करते, तो हमें हरदम कंप्लेन है। जो अगर आपके पास वो मर्सिडीज भी रहेगा तो आप सोचोगे यार मेरे पास वो बुगाटी वेरन क्यों नहीं है वो। तो एक तो यू आर थैंकफुल कि आपके पास जो भी उस समय था, कि आप उसको ब्लेसिंग हिसाब से मान रहे हो। ये नहीं कि हम मेरे पास इससे भी अच्छा कुछ हो सकता था, क्योंकि उस समय ऐसे भी कोई थे जिसके पास आपसे बेटर ऑप्शंस था, ऑफ कोर्स, राइट। तो यू हैव टेकन दैट अपॉर्चुनिटी एंड यू आर थैंकिंग टू दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ, ग्रेटिट्यूड तो चाहिए आपको। हाँ, तो वही मैं इसलिए मैं ये बोलूँ, आज की यूथ में ये भी एक फैक्टर है कि ग्रेटिट्यूड फैक्टर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब में नहीं, बट मोस्टली में ये होता है कि कंप्लेनिंग फैक्टर्स आ जाता है कि क्या नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा क्रेविंग करना। और जो है, आई एग्री, ऐसा करते हैं लोग। अपनी प्रिविलेज नहीं देखते कि भाई आप एबल बॉडीड हो, आप आज़ाद देश में हो। एब्सोल्युटली। हाँ, और मुझे तो लगता है कि देखिए, ज़िंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं होता जब आपके पास कुछ ऐसा ना हो जिससे आप किसी की मदद ना कर सकें। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लोग अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में भी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम जनरल व्यक्ति की बात। एकदम सही बात है। अरे जो आप और मैं जो सांस ले पा रहे हैं ना, उस बंदा से पूछिए जिसको अस्थमा है। प्रिविलेज है हमारे, तो प्रिविलेज है ना, राइट। मेरी जगह में सोचिए, वो क्लास 12 पास आउट किया हुआ रॉबिन बैठा हुआ है और आप वहाँ बैठे हो, उसको क्या एडवाइस दोगे? मैं दो दूंगा यार, कि एक तो अपनी फ्रीडम कमाओ, है ना। टाइम से बड़ी कोई लग्जरी नहीं है, समाज से अपने घंटे वापस खरीदो। देन फिगर आउट कि वो आज़ादी का क्या इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपके पास आज़ादी है और आपको पता नहीं वो किस लिए, तो आप पागल हो जाते हो। आप देख लो, लोग अत्यधिक शराब पीते हैं, ड्रग्स उसमें चले जाते हैं। आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, आपके पास आज़ादी नहीं है, आप घुट घुट के मर जाते हो, है ना। तो दोनों चीज़ें, अपनी आज़ादी कमाओ और उस आज़ादी को खर्चो, है ना। मुझे लगता है आज़ादी ऐसे है जैसे माचिस की तीली है, ले लिया आपने, अब वो कभी अब कमा लिया, उसको एक सहेज के रखे, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो कहीं पे आग लगाओ, जहाँ जरूरत है वहाँ लगाओ। हाँ, जहाँ जरूरत है उसको खर्चो, वो आज़ादी। अब देखो ना, मेरे पास आज़ादी थी, मैं कुछ भी कर सकता था, अब ये सारी जिम्मेदारी है, अब मैं बंधा हुआ हूँ। बट दैट इज माई सैक्रिफाइस, मैंने वो तीली जला दी, पर वो तीली थी तो मैंने ये आग लगाई। बट यू आर एंजॉयिंग दिस सैक्रिफाइस, राइट? एब्सोल्युटली, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। I don't agree. I don't agree. You are not enjoying the sacrifice. नहीं, that is not the most important thing. Most important thing is doing the right thing. Right. चाहे आप enjoy करो या ना करो, वो आपको जैसा मर्जी महसूस कराए, you do the right thing because it's the right thing to do. Agreed. Virtue is virtue for itself. So thank you, Ravin ji. Thank you for having such a enlightened and such a insightful discussion. और सच बताऊं, मैं सीख रहा था यहाँ पर। कोई सीखे ना सीखे, मैं तो सीख रहा था। एंड मुझे जो आप बहुत जगह रेक्टिफाई किए, मुझे जो आप बहुत जगह एक डायरेक्शन दे के समझाए, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। मतलब मैं तो आपको अपना प्रोफेसर बोल सकता हूँ। लोग एक्चुअली मुझसे नाराज हो जाते हैं कि तुम शब्दों को पकड़ते हो। मैं कहता हूँ कि देखिए, अब अगर आप और मैं शब्दों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग एट ईच अदर। हम, दिस इज नॉट अ कॉन्वर्सेशन देन। तो एकदम राइट वर्ड्स विद देयर राइट डेफिनेशन। हर एक शब्द का एक अपना पहलू होता है। जैसे वो जो हम लोग बात किए ना, स्किल एंड टैलेंट, तो कुछ चीज़ें होता है। एंड सब हरदम मतलब सीखना है तो पहले तो अग्री टू डिसअग्री होना पड़ेगा, एंड देन वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। एंड शब्दों में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है। बिल्कुल, एकदम। थैंक यू एवरीवन।